नमस्कार। तो आज हम चुनावी सुर्खियों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उस कहानी को समझेंगे जो डेटा में छिपी होती है। हम एक विधानसभा क्षेत्र की धड़कन को सुनने की कोशिश करेंगे, ये जानने के लिए कि जनता का मूड, उनका जनादेश आखिर बनता कैसे है। चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं राजस्थान के गोगुंदा। अब सवाल ये है कि गोगुंदा ही क्यों? क्योंकि देखिए, भारत की जो बड़ी राजनीतिक तस्वीर है ना, वो असल में ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों से मिलकर बनती है। एक एक क्षेत्र की जमीनी हकीकत ही देश की दिशा तय करती है। किसी भी चुनावी रणनीति को बनाने से पहले सबसे जरूरी है जमीन को समझना, गोगुंदा की धड़कन को महसूस करना। ये लोग हैं कौन, वो किस तरह की जमीन पर रहते हैं और उनकी रोजी रोटी आखिर चलती कैसे है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। गोगुंदा की तस्वीर देखिए। 70% आबादी ग्रामीण है और 60% इलाका पूरा का पूरा जंगल है। इसका मतलब साफ है, यहाँ का जीवन, यहाँ का समाज और यहाँ की अर्थव्यवस्था सब कुछ जमीन और जंगल के इर्द गिर्द ही घूमता है। और अब ये नंबर देखिए, 44%, मतलब लगभग आधी आबादी ये अनुसूचित जनजाति से आती है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो ना सिर्फ यहाँ की संस्कृति को बल्कि यहाँ की राजनीति को भी एक बिल्कुल अलग, एक अनूठा आकार देता है। और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी किस पर टिकी है? खेती पर। 74% ग्रामीण परिवार सीधे सीधे अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर हैं। उनकी किस्मत जमीन और मौसम के चक्र से जुड़ी हुई है। और फिर आते हैं युवा, आने वाला कल। कुल वोटर्स में से 30%, यानी लगभग हर तीसरा वोटर 18 से 29 साल का है। ये एक बहुत बड़ा तबका है जो नई उम्मीदों, नई आकांक्षाओं से भरा हुआ है और इन्हें नजरअंदाज करने का जोखिम कोई नहीं उठा सकता। तो ये तो हुई जमीन और लोगों की बात, पर यहाँ की सियासत इतनी क्यों बदलती रहती है? क्यों इसे एक स्विंग सीट कहा जाता है? इसके चुनावी इतिहास में ये जो एक बेचैनी दिखती है, वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2003 में कांग्रेस, 2008 में बीजेपी, 2013 में बीजेपी फिर जीती, पर बहुत कम अंतर से। 2018 में कांग्रेस ने वापसी कर ली और फिर 2023 में बीजेपी को एक बड़ी निर्णायक जीत मिली। पैटर्न बिल्कुल साफ है, यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं, वो लगातार बदलाव चाहते हैं। लेकिन 2023 में कुछ बड़ा हुआ, एक बहुत बड़ा बदलाव आया। बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 5 साल में 34% से बढ़कर 48% से भी ज्यादा हो गया। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, ये इशारा करता है कि वोटर्स की सोच में कोई गहरी, कोई बुनियादी तब्दीली आई है। सवाल ये है कि उस तब्दीली के पीछे वजह क्या थी? तो जब हमने डेटा को खंगाला तो दो बहुत बड़ी बातें सामने आईं। पहली, युवाओं की उम्मीदें, वो एक अच्छी नौकरी, एक बेहतर भविष्य चाहते हैं। और दूसरी, आदिवासी समाज की हकीकत, वो दशकों से अपने जंगल के अधिकारों के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। यही वो दो धाराएं थी जिन्होंने 2023 के राजनीतिक नतीजे तय किए। तो लोगों की परेशानियां क्या थीं? देखिए, युवाओं में नौकरियों को लेकर भारी निराशा, जंगल के अधिकार जो बरसों से अटके पड़े हैं, एक एहसास की राजनीति ने उन्हें भुला दिया है, और साथ ही सड़कों, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी। ये सिर्फ शिकायतों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक समुदाय की आवाज है जिसे लग रहा है कि उसे पीछे छोड़ दिया गया है। और यहीं पर लोकतंत्र की खूबसूरती और जिम्मेदारी दोनों आती हैं। जब लोग अपनी बात रखते हैं तो उनकी आवाज को, उनकी गरिमा को सम्मान के साथ सुनना, ये सिर्फ चुनावी गणित नहीं, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है। ओके, तो हमने मुद्दे समझ लिए, लोगों की नाराजगी भी। अब चलिए इन सबको चुनावी पैटर्न से जोड़कर देखते हैं, संख्याओं के पीछे छिपे पैटर्न को पढ़ते हैं। गोगुंदा में एक चीज बिल्कुल साफ दिखती है, एंटी इनकम्बेंसी, मतलब लोग काम से खुश नहीं हैं तो सरकार बदल देते हैं। पिछले 4 में से 3 बार यहाँ के वोटर्स ने बैठे हुए प्रतिनिधि को बाहर का रास्ता दिखाया है। ये बताता है कि वो काम का हिसाब मांगते हैं। तो सवाल उठता है, आज के टाइम में लोगों तक पहुंचे कैसे? एक तरफ है डिजिटल दुनिया, स्मार्टफोन युवाओं तक पहुंचने का एक जरिया जरूर है, लेकिन जमीनी सच कुछ और कहता है। 73% वोटर आज भी मानते हैं कि सबसे जरूरी है व्यक्तिगत संपर्क, विश्वास मोबाइल स्क्रीन पर नहीं, आमने सामने बैठकर बनता है। तो इन सभी चीजों को सामने रखते हुए एक ऐसी रणनीति कैसे बनाई जाए जो सिर्फ वोट न जिताए बल्कि लोगों का विश्वास जीते?
इसके लिए एक बहुत ही मजबूत और सोचे समझे फ्रेमवर्क की जरूरत है। हमारा प्रस्तावित ढांचा है चतुर्मुख सिद्धांत। इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, उन मुद्दों को पकड़ना जो लोगों के दिल के सबसे करीब हैं, यानी रोजगार और अधिकार। दूसरा, समाज के हर तबके को साथ लाना। तीसरा, जमीन पर अपने संगठन को ताकतवर बनाना। और चौथा, अपनी बात को सही तरीके से हर माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। और इस पूरी रणनीति का दिल, इसका कोर मैसेज एक सीधे और सरल नारे में समा सकता है जो लोगों की 2 सबसे बड़ी चिंताओं को सीधा जवाब दे, रोजगार और अधिकार। यूथ को रोजगार, ग्राम को अधिकार। पर यह सिर्फ एक नारा नहीं है, इसके पीछे एक पूरा एक्शन प्लान है। सोचिए, हर गांव में युवाओं के लिए जॉब मिले, 1 साल के अंदर वन अधिकार के सारे पेंडिंग केस खत्म करने का सार्वजनिक वादा, गांव-गांव में ऐसे कार्यकर्ता जो स्थानीय मुद्दों को समझते हों, व्हाट्सएप से लेकर रैलियों तक एक मिला जुला अभियान, और सबसे जरूरी, इलाके के सम्मानित लोगों को साथ जोड़ना जो उम्मीदवार के लिए विश्वास का माहौल बनाए। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, जनादेश जीतना मंजिल नहीं है, ये तो सफर की बस शुरुआत है। बात सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, बात है शासन करने का अधिकार और उसकी जिम्मेदारी हासिल करने की। देखिए, सरकार चलाना कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जनता के साथ। इसके लिए जरूरी है कि वोट गिने जाने के बहुत बाद तक भी आप पारदर्शी रहें, जवाबदेह रहें। और आज के डिजिटल युग में जब हम लोगों से जुड़ने के लिए डेटा का इस्तेमाल करते हैं, तो एक और बड़ी जिम्मेदारी आती है, उनकी निजता का सम्मान करना। भारत के कानून साफ कहते हैं कि किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी इस्तेमाल करने से पहले उनकी अनुमति, उनकी सहमति सबसे जरूरी है। ये विश्वास की बुनियाद है। तो आखिर में हर लीडर के लिए असली सवाल ये नहीं है कि मैं जीतूं कैसे। असली सवाल ये है कि मैं सेवा करने के लिए लोगों का विश्वास कैसे हासिल करूं। क्योंकि जीत एक दिन की होती है, लेकिन विश्वास एक विरासत बन जाता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.